जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हाँ, प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाला है। जो सिलेक्शन सीरीज आपकी चलाई गई थी उसकी प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होने वाली है। और उसमें बताया गया था कि 50 दिन 50 प्रैक्टिस सेट होने वाला है, ये यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, तो उसमें से क्लास नंबर 2 होने वाली है आज। नंबर 1 क्लास चल रही है, नंबर 1 प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। और मैं वादा करता हूँ इस चीज का कि इस पूरे 50 क्लासों में से 50 प्रैक्टिस सेटों में से एक भी क्वेश्चन अगर बाहर पूछ ले तो पढ़ाना छोड़ दूंगा। वादा करता हूं इस चीज को। एक भी क्वेश्चन नहीं बाहर फंसेगा, सभी क्वेश्चन इसी के अंदर आने वाले हैं, पूरे 50 प्रैक्टिस सेट के अंदर। और हाँ, एक चीज है कि जो भी इसमें क्वेश्चन रखे गए हैं, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, कहीं ना कहीं पक्का पूछे गए क्वेश्चन है। और प्रैक्टिस सेट अगर अच्छा लगे तभी अच्छा कमेंट करना, वरना बुरा कमेंट भी आप कर कर जा सकते हो। ठीक है, हाँ, तो सीधा बिना बकवास के सीधा क्वेश्चन पर आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। निम्न में अल्प प्राण व्यंजन खा है, गा है, घा है, ढा है, बताओ क्या है। तो इसमें से मैं आपको बता दूं, आज एक ट्रिक बता रहा हूं, उसको आप कभी नहीं भूलोगे। अल्प प्राण, ये हो जाएगा अल्प प्राण। ठीक है, हाँ, अल्प प्राण। और यहाँ हो जाएगा महाप्राण। ठीक है, महाप्राण। हाँ, इन इसमें आपको देखना है, अल्प प्राण का मतलब होता है कि जो जैसे का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया और अंगा। ठीक है, ये 5 होते हैं, इनको नंबरिंग देता है 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, इन 5 में 1 3 5 ये सभी अल्प प्राण होते हैं। कौन कौन से? 1 3 5 सभी अल्प प्राण होंगे। और 2 और 4 यानी कि ऑड, जो इवन हो, इवन ऑड करके आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, 2 और 4 हमेशा महाप्राण होंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए 2 यानी कि ये नंबर वाला और 4 यानी कि ये नंबर वाला आपका हमेशा क्या हो जाएगा, महाप्राण हो जाएगा। और ये सारे क्या हो जाएंगे, अल्प प्राण हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है, अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। तो बताइए, खा किस नंबर पर आता है, ये तो महाप्राण हो जाएगा। देखिए 2 नंबर पर आता है, 2 नंबर पर क्या है, महाप्राण। ठीक है, तो ये महाप्राण हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, वहीं गा, गा आपका कौन सा हो जाएगा, अल्प प्राण व्यंजन में आता है। कौन सा? गा आपका जो हो जाएगा वो अल्प प्राण व्यंजन में आ जाएगा, क्योंकि ठा भी जो होता है महाप्राण में। ठीक है, ये भी महाप्राण में आ जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। घा भी आप देख लीजिए महाप्राण में है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक एक क्वेश्चन समझाने वाला हूं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है। बताइए, निम्न में घोष वर्ण बताना है आपको। अभी इसकी भी ट्रिक बता रहा हूं, ये भी आप नहीं भूलोगे कभी। हाँ, घोष। तो देखो बता रहा हूं क्या होता है इसका ट्रिक। देखो, सघोष एक होता है, सघोष। ठीक है, एक होता है अघोष। ठीक है, हाँ, अघोष। ठीक है, एक होता है अघोष, एक होता है सघोष। सघोष का मतलब एक घोष भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, इसको घोष भी बोल सकते हो। ठीक है, हाँ, तो यही पूछ रहा है घोष, यानी कि सघोष के बारे में पूछ रहा है। तो सघोष का जो मतलब होता है, फिर से एक बार लिख लेते हैं। का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, घा हो गया और अंगा हो गया। यानी ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा पंचमाक्षर होता है। ये क्या होता है, पंचमाक्षर होता है। ठीक है, हाँ, पांचवा अक्षर पंचमाक्षर कहलाता है। क्वेश्चन आ सकता है ये। ठीक है, तो इसकी नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, आइए बताता हूँ। जहां पर सघोष यानी घोष के वर्ण के बारे में पूछ ले, वहां पर आपको हमेशा याद करना है 3 4 और 5। यानी कि ये सारे क्या हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे आपके क्या, ये सभी हो जाएंगे घोष। ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी हो जाएंगे आपके घोष। ठीक है, ये घोष व्यंजन हो गए। और उसके बाद आपका पूछ लेगा अघोष, यानी कि अघोष ये हो गया। ठीक है, तो अघोष मतलब होता है 1 और 2, ये आपका क्या हो जाएंगे, अघोष। तो ये सारे व्यंजन क्या हो जाएंगे, ये आपके अघोष हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। तो बताइए कैसा कॉन्सेप्ट लगा, बढ़िया कॉन्सेप्ट था ना। हाँ, ऐसे समझना है पूरे कॉन्सेप्ट को। तो अघोष, तो हमसे पूछा क्या है, घोष वर्ण के बारे में, तो बता दीजिए। आप सीधा बता देंगे, तुरंत खट से जवाब दे देंगे। ये तो आपका अघोष हो गया, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि का यहाँ पर अघोष। टा, तो देखिए टा हमेशा कहाँ पर आता है, पहले नंबर पर आता है। यानी टा, टा जो होता है वो हमेशा 1 नंबर पर आता है। ठीक है, टा ठा डा ढा है ना। हाँ, तो ये भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा आपका अघोष हो जाएगा, ये भी गलत हो गया। चा जो होता है वो भी हमेशा किस पे आता है, अघोष पे आता है, ये भी हो जाए। जा जो होता है वो हमेशा तीसरे नंबर पर। देखो, चा छा जा। ठीक है, चा छा जा, तो चा हो गया, छा हो गया, जा हो गया। जा तीसरे नंबर पर आ गया, तीसरे नंबर पर क्या होता है, घोष होता है। तो यानी कि आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, हाँ, ऐसे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इतनी मेहनत लग रही है तो यार एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा साथियों। हाँ, एक सब्सक्राइब आपसे मांगूंगा बस।
ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा, बताइए अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होगा। देखिए उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में अच्छे से समझाया है, ठीक है, तो वहां उस प्रैक्टिस सेट को आप लोग देख लीजिएगा, वहां से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। हाँ, जो जिन लोगों ने पिछला प्रैक्टिस सेट देखा है मेरा, वो लोग बिल्कुल अच्छे से बता सकते हैं। तो अध्यक्ष में जो होगा वो क्या होगा, उपसर्ग। पहले इसका मतलब जानते हो क्या होता है, उपसर्ग तो वो होता है, क्या होता है उपसर्ग, हमेशा क्या होता है, अव्यय होता है, एक निपात होता है। उपसर्ग हमेशा जो जुड़ता है वो निपात होता है, ठीक है। हाँ, ये भी पूछ लेता है कभी कभी जो उपसर्ग जुड़ा है वो क्या है, तो निपात होता है, ठीक है। तो और जो उपसर्ग जिस शब्द में जुड़ता है उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, ठीक है, उस शब्द का कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, तभी वो उसमें उपसर्ग माना जाएगा, ठीक है। तो जैसे अध्यक्ष में है, तो इसमें यक्ष का अपना कोई ना कोई अर्थ होता है, ठीक है, यक्ष अपना कोई अर्थ होता है इसका, ठीक है। तो और यक्ष में हमेशा क्या जुड़ गया, फिर इसका हमेशा संधि विच्छेद कर लिया करो, तो क्या कर लोगे, आधि हो जाएगा, आधि धन अच्छ हो जाएगा, ठीक है। तो यक्ष, तो आधि धन यक्ष हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसमें क्या प्रत्यय उपसर्ग जुड़ जाएगा, उपसर्ग हमेशा आगे जुड़ता है, तो उपसर्ग आगे जुड़ता है तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, आधि हो जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको करना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखो सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, देखो प्रत्यय के बारे में पूछ लिया, प्रत्यय हमेशा कहाँ जुड़ता है, ये हमेशा जुड़ता है बाद में, ठीक है, प्रत्यय हमेशा बाद में जुड़ता है। तो इसमें आपका सावधानी में प्रत्यय कौन सा बताओ, तो सावधानी इसका भी कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, जो जिस वर्ड में जुड़ेगा उस वर्ड का कोई ना कोई अर्थ होगा, ठीक है। तो सावधानी यानी उस शब्द का, तो सावधानी में क्या हो जाएगा बताइए, तो हमेशा इसका जो संधि विच्छेद होगा वो सावधान होगा, ठीक है, सावधान, धन ई, धन ई, तो ई इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे इसका संधि विच्छेद होगा। संधि विच्छेद अगर आप लोगों ने अच्छे से कर लिया तो कभी भी प्रत्यय उपसर्ग आपसे गलत हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं। तो सावधानी में जो हो जाए ई प्रत्यय जुड़ा, क्या जुड़ा, ई प्रत्यय। कोई लोग नी जोड़ रहा होगा, कोई धानी जोड़ रहा होगा, कोई यानी जोड़, तो इसका कोई मतलब नहीं है ना, ई जोड़ रहा है इसमें, शब्द पहले वर्ड का भी कोई ना कोई अर्थ निकलना चाहिए, मैंने बताया ना आपका, कोई ना कोई अर्थ इसका निकलना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, गाय कौन सी संज्ञा होगी बताओ, ये जो गाय है वो कौन सी संज्ञा होगी। और इसमें एक चीज बता दो, इसमें आपके जो सिलेबस में है, आपके सिलेबस का हर चैप्टर मैंने टच किया, हर चैप्टर से मैंने एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन उठाने का, जहां से एक पूछे जाते हैं वहां से एक, जहां से दो पूछे जाते हैं वहां से दो क्वेश्चन मैंने उठाया है, ठीक है। हाँ, तो गाय में कौन सी संज्ञा होगी बताओ, तो गाय में जो संज्ञा होगी वो कौन सी होगी, तो गाय हमेशा होती है जातिवाचक। देखो कैसे, गाय का कोई नाम आप दे नहीं सकते हो ऐसे, एक गाय की जैसी बहुत सी गाय होती है, मतलब इसकी जैसी, जिसकी जैसी बहुत सी हो जाए, ठीक है, जिसकी जैसी बहुत सी गाय हो जाए, ठीक है, तो वो हमेशा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में चली जाती है, ठीक है। हाँ, व्यक्तिवाचक जब किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए कह दिया जाए, ठीक है, उसे व्यक्तिवाचक है, जैसे मोहन, मोहन क्या हो जाएगा आपका, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा, है ना। भाववाचक, जहां भाव प्रकट हो रहा हो, जहां भाव दर्शाया गया वहां भाववाचक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और द्रव्यवाचक, जैसे द्रव्यवाचक का मतलब होता है जैसे कोई द्रव्य के बारे में बात हो जाए, जैसे जल हो गया, या कोई जैसे मान लो डीजल पेट्रोल, ऐसे द्रव्य के बारे में वो बात कर लीजिए तो वहां तो द्रव्यवाचक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, निम्न में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है, ये देखो भाववाचक आ गई। हाँ, बताओ भाववाचक संज्ञा कौन सी है इसमें, दिल्ली, लड़का, मोहन या बीमारी। देखो मैंने अभी बताया था कि जो मोहन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ये तो हो गया आपका व्यक्तिवाचक, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ठीक है। और लड़का जो है, ये भी लड़के, एक लड़के जैसे बहुत से लड़के होते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और दिल्ली, दिल्ली एक क्या हो गया, स्थान हो गया ना, कोई प्रसिद्ध स्थान, यानी कि क्या हो जाएगा, ये स्थानवाचक हो जाएगा, ठीक है, स्थानवाचक हो जाएगा। और यहाँ पर जो होगा आपका बीमारी, करेक्ट जवाब आपका यही होगा, कौन सा, बीमारी आपका जो होगा ये आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, ठीक है। हाँ, बीमारी, बीमारी मतलब एक ये भाव को दर्शा रहा है, वह व्यक्ति बीमार है यानी कि उसकी बीमारी के बारे में दर्शा है, तो ये क्या हो जाएगा, भाव दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, यही होगा करेक्ट, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं, आप भला तो जग भला, वाक्य में रेखांकित शब्द में वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है बताओ। तो इसमें जो आपका रेखांकित शब्द है वो इसके बारे में पूछ रहे हैं, यहाँ पर रेखांकित था, ठीक है, यहाँ पर ये रेखांकित के बारे में पूछ रहे हैं। तो बताओ आपकी जगह आप कौन सा सर्वनाम है बताओ, आप जो होगा पुरुषवाचक सर्वनाम है, या निजवाचक, या निश्चयवाचक, या अनिश्चयवाचक। देखो जहां पे बिल्कुल निश्चय ही हो रहा हो, बिल्कुल निश्चय, जैसे वह पढ़ ही रहा है, जहां पे ही, जैसे वह जा ही रहा है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, निश्चित जा रहा हो, ठीक है, निश्चित पढ़ रहा हो, तो वहां पे निश्चित वाचक हो जाएगा, ठीक है। और अनिश्चयवाचक, जैसे वह पढ़ रहा होगा, हो रहा हो, शंका हो गई ना, तो वहां पे अनिश्चयवाचक हो जाएगा, ठीक है। हाँ, और निजवाचक
यानी कि आप, एक आप यानी कि मैं, मुझ, मैं, आप, ठीक है। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। यानी कि दो, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, पुरुषवाचक, जब किसी पुरुष के बारे में बोल दिया जाए वहां पुरुषवाचक हो जाएगा। तो भैया इतना अच्छा समझा रहा हूं तो आप लोग सब्सक्राइब कर दो यार, सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। विशेष वह शब्द है, होता है, बताओ। विशेष वह शब्द होता है, बताओ विशेष कौन सा शब्द होता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, या जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, या जिस हेतु विशेषता बताई जाती है, इसका कोई मतलब नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। उपरयुक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। अब दो ऑप्शन मैंने काट दिए, इन दो में बताओ। हाँ, इन दो में आप बताओ। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जिस शब्द की आप विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। जिस शब्द की आप विशेषता बताएंगे उसे आप क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और जिस शब्द द्वारा विशेषता बताई जाती है तो वो उसको कहते हैं विशेषण। क्या कहते हैं उसे, उसे कहते हैं विशेषण, ठीक है। हाँ, उसे विशेषण कह देंगे, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चाहिए, इस पे कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अब इसमें क्लियर हो गया, इसलिए दोनों ऑप्शन रखा हूं मैं, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो वाक्य में विशेष है, बताओ। अब इसमें विशेष से बताओ। पहले समझाया, अब तुरंत क्वेश्चन पूछ लिया, इस तरह लेकर आया हूं क्वेश्चन, बहुत नंबर एक प्रैक्टिस सेट होने वाले, ठीक है। हाँ, तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो इसमें विशेष से क्या होगा, मतलब अच्छा है ना, तो क्या अच्छा है, अच्छा विद्यार्थी है, या एक है, या मोहन है। तो इसमें से मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, तो यानी कि विशेष मतलब अच्छा किसके बारे में बताया जा रहा है, विद्यार्थी के बारे में बताया जा रहा है। और इसमें से आपको विशेष से ही तो बताना था, ठीक है। तो मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, यानी कि मोहन के बारे में बताया जा रहा है, मोहन के बारे में, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, ठीक है। तो मोहन के बारे में बताया जा रहा है, तो मोहन की जो अच्छाई, और अच्छा जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा विशेषण। ये क्या हो जाएगा, ये आपका विशेषण हो, क्योंकि ये विशेषता बता रहा किसकी, मोहन की, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है, बताओ। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का वाक्य है। मंदाकिनी सोती है, या बालिका निबंध लिख रही है, या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, ठीक है। तो जो पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, उड़ना, दौड़ना, खेलना, सोना, रोना, ये आपका किसमें आता है, ये हमेशा अकर्मक क्रिया होती है। सॉरी, ये बहुत मोटा चलने लगा। हाँ, चलिए मैनेज करिए। ये हमेशा क्या होती है, अकर्मक क्रिया होती है, ठीक है। हाँ, ये अकर्मक क्रिया होती है हमेशा। और यहीं पर अगर बात कर ली जाए, बालिका निबंध लिख रही है, यानी यही होगा सकर्मक क्रिया। कौन, बालिका निबंध लिख रही है, वो कोई सकर्मक कार्य कर रही है, कोई मतलब एक अच्छा कार्य कर रही है, मतलब एक सही कार्य कर रही है, ठीक है। तो निबंध लिख रही है, ठीक है। हाँ, तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। क्वेश्चन है कि मैं वहां होकर आया हूं, तो वाक्य में अव्यय शब्द बताना है, बताइए इसमें से अव्यय शब्द कौन सा होगा, बताइए। मैं वहां होकर आया हूं, यानी कि मैं होगा, वहां होगा, होकर होगा, या हूं होगा, बताओ। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट जवाब होगा बच्चे, वहां क्या होगा, वहां एक अव्यय है, वहां एक अव्यय है, क्या हो जाएगा, वहां एक अव्यय है, ठीक है। हाँ, मैं एक तो अपने आप में एक ही सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। होकर आया हूं तो इसका कोई मतलब नहीं, वहां एक क्या हो जाएगा, ये अव्यय हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि अत्यधिक का, किसका, अत्यधिक का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, हाँ बताओ। इसका शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, बताओ, जल्दी बताओ। अत्यधन अधिक होगा, या अति धन अधिक होगा, या अति धन अधिक होगा, या अत्यधिधन का होगा। ये तो बिल्कुल करेक्ट वो लग रहा है, गलत लग रहा है, मतलब लास्ट वाला तो बिल्कुल गलत लग रहा है, ठीक है। हाँ, लास्ट वाला तो बिल्कुल गलत लग रहा है। तो इसमें से आपका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, तो इसमें करेक्ट जवाब होगा आपका अति धन अधिक। देखो, इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब ऐसे ही होता है, ये ता हमेशा हट जाएगा और या हमेशा हट जाता है, ठीक है। मतलब ता हमेशा पूर्ण हो जाता है, और या, जहां पर या हमेशा ता, या हमेशा वो अलग हो जाता है, ठीक है। या का अस्तित्व तो खत्म हो जाता है हमेशा ऐसे वर्डों में, ठीक है। तो अति धन अधिक होगा, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन कह चलते हैं। जलमग्न, जलमग्न शब्द में समास होगा, बताओ। जलमग्न शब्द में समास होगा, द्वंद्व समास होगा, या अव्ययी भाव समास होगा, या तत्पुरुष समास होगा, या बहुब्रीय समास होगा, बताओ। जलमग्न में, हाँ, तो जलमग्न में हमेशा जानते हो कौन सा समास होगा, हमेशा इसमें तत्पुरुष समास होगा। कह दो कैसे होगा तत्पुरुष समास, आइए मैं समझाता हूं ना किस बात के लिए मैं यहाँ पर हूं। जलमग्न का मतलब होता है जल से मग्न, यानी जल से भरा हुआ पूरा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। यानी कि आप कह सकते हैं इसको जल से मग्न भी कह सकते हो, ठीक है। क्या कह सकते हो इसको, जल से मग्न भी इसको आप कह सकते हो, है ना। हाँ, ये जल से मग्न भी है, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो, और जल से भरा हुआ का, तो से तत्पुरुष हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, तो वो हो जाएगा इसमें संबंध तत्पुरुष, मतलब हाँ हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो अंबर का अनेकार्थी है, बताओ। किसका, अंबर का अनेकार्थी पूछ लिया, अनेकार्थी, हाँ अंबर का, यानी कि गगन होगा या पृथ्वी होगा या चंद्रमा होगा या वायु। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा अंबर का होता है हमेशा गगन, और पृथ्वी का क्या हो जाएगा, भू हो जाएगा, धरा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चंद्रमा का शशि राकेश मयंक, है ना, शशि भी होता है इसका, इसका राकेश भी होता है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, शशि राकेश मयंक, ठीक है। हाँ, वायु का हो जाता है नीर हो जाएगा, हवा हो जाएगा, बाकी आप लोग याद कर लीजिए, पवन भी होता है इसका, ठीक है। हाँ, पवन भी होता है। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। स्थावर का विलोम शब्द होगा, किसका, स्थावर का पूछ लिया आपसे। तो स्थावर का विलोम शब्द क्या होता है, चंचल होता है या चेतन होता है या सचल होता है या जंगम। तो स्थावर का आप लोग याद कर लीजिएगा, हमेशा क्या होता है इसका, जंगम होता है। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम, मतलब अधिकतर एग्जामों में ये अधिकतर फंस जाएगा, हर शिफ्ट कहीं ना कहीं शिफ्ट में मिल ही जाएगा हर साल, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग वो कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर तो जड़ का क्या होता है, इसका चेतन का क्या हो जाएगा, जड़ हो जाएगा, जड़ का चेतन हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। मूक का विलोम शब्द होता है, किसका, मूक का विलोम शब्द होता है, बताओ कौन सा हो जाएगा, अल्पभाषी हो जाएगा या वाचाल हो जाएगा या मृदुभाषी हो जाएगा या कटुभाषी हो जाएगा, बताओ। मूक, मूक मीन्स कम बोलने वाला, वाचाल इसका क्या हो जाएगा, हमेशा वाचाल होता है, मूक का वाचाल। इसको जानते हो क्यों लाया हो, ये भी भैया इतनी बार पूछा गया है, कभी ये मिस ही नहीं होता है, ये दोनों विलोम शब्द मिस ही नहीं होते हैं कहीं पे, अधिकतर कहीं ना कहीं मतलब कहीं ना कहीं शिफ्ट में आ ही जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट था। अगले क्वेश्चन पर चलते हो। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो फल शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, किसका, फल शब्द का अनेकार्थी नहीं है। मतलब फल का क्या है, फल मीन्स मतलब फल के क्या क्या अर्थ निकल सकते हैं, जैसे फल के आपका परिणाम भी निकलता है, सही बात है। फल का आपका प्रभाव भी निकलता है, बिल्कुल सही बात है। फल रसयुक्त भी होता है, फल मतलब जैसे फल मान लो आम हो गया, फल में आम भी तो आएगा। अब जैसे ये मान के चलो आम हो गया तो आम में रस भी होता है, तो ये रसयुक्त हो गया, मतलब ये भी करेक्ट हो गया, ठीक है। तो इसमें जो नहीं है अनेकार्थी, तो वो क्या हो जाएगा, हल्का इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट जवाब इसमें ये होगा, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से घर, खर का मतलब घर नहीं, खर का पर्याय शब्द है नहीं है, बताओ। खर का पर्याय शब्द नहीं होता, खर, यानी कि आपके इसमें जानते हो क्या होगा, देखो खर मीन्स दुष्ट भी होता है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है। खर मीन्स गधा भी होता है, बिल्कुल सही जवाब। खर मीन्स तिनका भी होता है, खर मीन्स तिनका और खर पतवार, ठीक है ऐसे। तो और खर मीन्स आपका तेज नहीं होता, ठीक है। खर मीन्स तेज नहीं होता, गांवों में लेकिन बोलते हैं कि बहुत खर है, मन मतलब बहुत तेज है, लेकिन तेज नहीं होता इसका, ठीक है। तो इसका पर्याय तेज नहीं होता, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आंखों में गणना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आंखों में गणना बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसको मैं कहा ले ही लेता हूं, ठीक है। हाँ, आंखों में गणना मतलब गौर से देखना नहीं, मन में खटकना नहीं, मन में खटकना भी नहीं होता, आंखों में गणना का मतलब मन में खटकना, रुक जाइए, हाँ होता है, ठीक है, मन में खटकना ये सही है। और सहन ना कर पाना, ये तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं होगा, सहन ना कर पाना। और वस्तु को पाने की उत्कट लालसा, तो इसमें जो करेक्ट जवाब होगा ना, इसमें ये भी माना गया है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है ही है, बी नंबर तो बिल्कुल करेक्ट है, ये 2 नंबर, और उसमें ये भी करेक्ट माना है, आयोग ने ये इसको भी करेक्ट माना है, ठीक है। तो इसमें से आपको एग्जामिनर ने इसको भी करेक्ट माना है, तो यानी कि यहाँ पर आपका जो ऑप्शन हो जाएगा 2 और 4 दोनों करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, 2 और 4 दोनों करेक्ट हो जाएंगे, इसलिए इसको लाया था कि मतलब आप लोग कभी भी हो तो अधिकतर ऐसे ही लगाना तो इसमें से आपको हमेशा वहां पर जो करेक्ट करना है वो मन में खटकना हो जाए, ठीक है, जो पहले करेक्ट आ जाए अच्छा जो लगे उसी को करना है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ बहुत बार पूछा गया है यार भैया, अब इसको हम का ही कह दें आपसे। अक्ल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ मूर्ख बन जाना या अपमानजनक बात कहना या बुद्धि भ्रष्ट होना या बेफिक्र होना। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, तो अक्ल पर पत्थर पड़ना का मतलब होता है कि भैया मूर्ख बन जाना नहीं होता है, न अपमानजनक बात कहना होता है,
इसका हमेशा मतलब होता है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। क्या हो गई? आपकी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है। ठीक है। हाँ, तो अक्ल पर पत्थर पड़ने का मतलब यही होता है कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। हाँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है गुड़ गोबर करना। बताइए, गुड़ गोबर करना इसका अर्थ क्या होगा? बताओ। अच्छी चीज को बुरा कहना? नहीं, बिल्कुल गलत बात है। अच्छी चीज को बुरा आप कैसे कह सकते हो? ठीक है। हाँ, और बनाया काम बिगाड़ना, ये भी, ये थोड़ा थोड़ा सही लग रहा है ना, बनाया काम बिगाड़ देना, है ना? हाँ, यही सही होगा हमें लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? आपको क्या लग रहा है बताओ? तो इसका बिल्कुल करेक्ट जवाब जो हो जाएगा, बनाया काम बिगाड़ देना, यानी गुड़ गोबर कर दिया उसने। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट जवाब यही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अखरोट का तत्सम रूप है, बताओ। अखरोट का तत्सम रूप, बिल्कुल करेक्ट जवाब बताना है। हाँ, अखरोट का तत्सम रूप आप बताओ। अछवट हो जाएगा, या अछवाट हो जाएगा, या अछोट हो जाएगा, या अक्षयवट हो जाएगा? बताओ क्या होगा बिल्कुल सही जवाब? हाँ, अखरोट का। तो इसका जो होता है सही जवाब आपका अछोट होता है। अखरोट हमेशा अछोट होता है। तो इसका तत्सम हो जाएगा अछोट, ये हो जाएगा इसका तद्भव। ठीक है। हाँ, करेक्ट जवाब। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। मतलब इसमें से आपको, इन सभी में से आपको शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन करना है। ठीक है। हाँ, बताइए इसका करेक्ट जवाब क्या होगा? अंत्याक्षरी, या पूजनीय, या तदोपरांत, या कवियत्री? बताओ करेक्ट जवाब। हाँ, इसका करेक्ट जवाब बताओ क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट जवाब क्या होगा इसका? बताओ। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? अंत्याक्षरी बिल्कुल आपका जो है वो शुद्ध हो जाएगा। कौन सा? अंत्याक्षरी जो होगा वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। पूजनीय में हमेशा जानते हो क्या होता है? पूजनीय में ये लगता है मात्रा। ठीक है, तो पूजनीय हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा हमेशा। ठीक है, इसका करेक्ट ये हो जाएगा। तदोपरांत में आपका तदोपरांत भी गलत है। तदुपरांत होता है। क्या होता है? तदुपरांत। तदुपरांत होता है। ठीक है, ये ऐसे लिखा जाएगा। इसका करेक्ट ये हो जाएगा। कवित्री में जो होता है वो होता है आपका ऐसे, कब इत्री होता है। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है कवित्री। तो इसमें भी आपका इसका करेक्ट ये हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। सकल, सकल का अर्थ होता है, बताओ। श्रुति सम भिन्नार्थक पूछ लिया आपसे। सकल और सकल का अर्थ होता है, बताओ करेक्ट जवाब। हाँ, सकल और सकल का, जल्दी बताओ जल्दी। तो इसका जो करेक्ट जवाब होगा आपका संपूर्ण और अंश होता है। क्या होता है? संपूर्ण और अंश होता है। इस शकल का मतलब होता है आपका संपूर्ण, और इस शकल का मतलब होता है आपका अंश। ठीक है, करेक्ट जवाब। अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अनिल, अनल शब्द का युग्म जो है वो आपका शब्द युग्म का सही अर्थ होगा। इसका भी समश्रुति भिन्नार्थक पूछना, मतलब इसका भी देखने में एक जैसे और करी घाव गंभीर। ठीक है। हाँ, देखन में एक छोट वो लागे। ठीक है। हाँ, अगले बताओ इसका सही जवाब। आग या हवा, हवा या आग, और उसके बाद हवा या जंगल या आग? करेक्ट जवाब बताओ। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, इस अनिल का अर्थ होता है आपका, क्या होता है इस अनिल का अर्थ? हवा होता है। इस अनिल का मतलब हवा। अनिल, समीर, वायु, हवा। ठीक है। और अनल का मतलब होता है आग। अनल का मतलब आग। तो आग का ये क्या हो जाएगा? पर्याय हो जाएगा। हवा का ये क्या हो जाएगा? पर्याय हो जाएगा। और आग के और भी पर्याय होते हैं, जैसे अग्नि हो जाएगा। ठीक है, अग्नि, पावक। ठीक है, ये पावक हो जाएगा। पावक, अनल, तो अनल पूछ ही लिया। ठीक है, तो ऐसे करके होता है। और जंगल का होता है विटप, है ना? विटप होता है। कानन होता है। ठीक है, कानन। हाँ, तो इस तरह आप लोग याद कर लीजिएगा अच्छे अच्छे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब। ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। प्रस्तुत वाक्य में जो अशुद्धि है वो स्पष्ट करें। बताओ। उसे मृत्यु दंड की सजा मिली, तो इसमें से अशुद्धि क्या है? तो इसमें से अशुद्धि जो है वो इसमें संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है? नहीं भैया, ये तो बिल्कुल गलत है। ऐसे कैसे हो सकता है? विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है? नहीं भैया, ये गलत है। सजा विदेशी है तो अशुद्ध हो जाएगा? नहीं, ये गलत बात है। दंड और सजा जो है ये समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये बिल्कुल करेक्ट भैया आपको बता दिया। आपका जो है इसमें तीन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे करेक्ट हो जाएगा देखो। उसे मृत्यु दंड की सजा, जहां पे दंड आ जाएगा वहां सजा का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है। हाँ, जहां पर दंड आ जाएगा वहां पर सजा का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो यानी कि यहाँ पर मृत्यु दंड, यानी जहां पर दंड, मृत्यु दंड ऑलरेडी दंड दे दी तो सजा नहीं होगा। ठीक है, गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ।
पश्चिमी हिंदी की सर्वाधिक प्रमुख बोली इनमें से कौन सी है? ब्रजभाषा है, या खड़ी बोली है, या बुंदेली है, या बांगरू है? बताओ। तो पश्चिमी हिंदी की जो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है वो आपकी ब्रज भाषा है, ठीक है, ब्रज भाषा। और ये बुंदेलखंड, इसमें करेक्ट जवाब ये हो जाएगा, ठीक है। और बुंदेलखंड जो है ये आपके बुंदेली जो है ये बुंदेलखंड के आसपास बोले जाने वाली भाषा है। कहाँ पे? बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड, ठीक है। यानी कि आपकी उत्तर उत्तर प्रदेश के उत्तर ओ दक्षिण दिशा में बोली जाने वाली भाषा है, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वह स्त्री जिसका पति परदेश यानी विदेश गया हो, तो वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? जिसका पति विदेश गया हो, बताओ। नवोढ़ा होगा? नहीं यार, ये गलत बात है, ऐसा नहीं। प्रवत्स्या पतिका होगा? ये भी बिल्कुल गलत है। नहीं, ये भी नहीं सही है ना, ना बिल्कुल नहीं। और प्रोसित पतिका, यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? प्रोसित पतिका। जी हाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जिसका पति, वो है स्त्री जिसका पति जो है परदेश गया हो, यानी कि आपका विदेश गया हो, ठीक है। हाँ, तो वो क्या हो जाएगा? प्रोसित पतिका हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, तिलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? बताओ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ, बढ़िया तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ इम्पोर्टेंट तो बहुत है ये। हाँ, बताओ। उसके साथ साथ ये इम्पोर्टेंट भी बहुत है। तो किलक अरे मैं नेह निहारूं, मतलब किलक किलक कर बालक चल रहा है और मैं उसको अपनी आंखों से निहार रही हूँ, ठीक है। हाँ, इन दांतों पर मोती वारूं, यानी जैसे कि इन पर मोती वारूं, है ना, ऐसा अब लग रहा है मन में। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऐसा कौन सोच सकता है? इसमें माँ सोच सकती है। ऐसा कौन? ऐसा माँ सोच सकती है, ठीक है। हाँ, तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है? वो स्नेह अपना दिखाना चाह रही है, यानी कि क्या हो जाएगा? इसमें वात्सल्य रस होगा, ठीक है। हाँ, जहाँ पे प्रेम स्नेह माँ का प्यार, तो वहां पे वात्सल्य होता है, ठीक है। जहां पर हंसने जैसा कुछ हास्यास्पद कोई पद हो, तो वहां पर क्या हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। वीर रस, जहां पर वीरता की बात कही गई हो वहां पर वीर रस हो जाएगा। सॉरी। शांत रस, जहां पर बड़े शांत मन से कोई बात कही गई हो वहां पर शांत रस हो जाएगा, ठीक है। हाँ, करेक्ट जवाब इसका क्या हो जाएगा? वात्सल्य रस होगा, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। अगला क्वेश्चन, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उस उनका लगा, मतलब उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा, मानो मनो हवा, यानी कि मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर सा जगा, मतलब सागर जगा। तो बताओ इसमें से जो है उदाहरण में कौन सा अलंकार होगा? अलंकार पूछ रहा है, बताओ इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? देखो, इसमें तो पहली बात आप जैसे इसमें तो पहली बात रस की बात कर ले, तो रस इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? वीर रस, ठीक है। हाँ, इसमें उत्साह, इसका इसका क्या होता है? वो स्थायी भाव उत्साह होता है। वीर रस का क्या होता है? उत्साह होता है, ठीक है। हाँ, इसका वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है, तो इसमें वीर रस का प्रयोग किया गया है। और बात कर ली जाए अलंकार की, तो अलंकार की जहां बात की जाए, तो अलंकार मानो, जनो हो जानो, मनो हो मानो, ये देखो मानो आ गया भैया, ये देखो। तनु मनु तनु जनो मानो, जनो जानो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? जनो जानो मनो मानो। बताओ जल्दी, बताओ जल्दी जल्दी, बताओ बताओ। इतना हिंट दे दिया हूं, फिर भी नहीं बता पा रहे हो? बताओ जल्दी बताओ। जनो जानो मनो मानो क्या होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। भैया तुम लोग तो यार एकदम फेल हो गए जैसे लगता है। उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, जनो जानो मनो मानो, ठीक है। हाँ, 32 क्या कहता है? ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए। तो बताओ इसमें अलंकार, भैया इसमें भी अलंकार पूछ लिया, बड़ा बवाल है, हैं? बार बार अलंकार ही पूछ रहा है ये तो। ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों उज्ज्वल होए, मतलब ज्यो ज्यो त्यों त्यों जहां पूछ लिया जाए वहां विरोध उत्पन्न हो जाता, विरोधाभास। भैया जहां ज्यो ज्यो त्यों त्यों पूछ ले, बस वहां पे तुरंत विरोधाभास मार देना, क्योंकि यहाँ पर विरोध उत्पन्न हो रहा। पहले वाक्य की आपकी विरोध कर रहा है ये दूसरा वाक्य, ठीक है। तो यानी कि पहले वाक्य क्या जो विरोध कर रहा है, वो दूसरा वाक्य विरोध कर रहा है, तो वहां पर विरोधाभास हो जाएगा, ठीक है। सीधे क्वेश्चन अगले पर चलते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, और नहीं विकास यही काल, विकास से यही काल, और अली कली ही सौ बंध्यो, और आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्ति में छंद पूछ लिया भैया, बताओ। फिर एक ठे बवाल आ गया, है ना, फिर से बवाल एक आ गया। तो इसमें बताओ कौन सा जो है छंद हो जाएगा? बताओ करेक्ट जवाब इसका क्या होगा? जल्दी बताओ। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, ये क्या है? दोहा है। ये क्या है? दोहा है। दोहा में क्या होता है? पहले और तीसरे चरण में होते हैं 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में होते हैं 11-11 मात्राएं, तो वो हो जाएगा आपका दोहा, ठीक है। हाँ, वो दोहा हो जाएगा तुरतय।
तो इनमें से आप जोड़ लेना, इनमें सभी मात्राएं यहाँ पर 13 निकल रही होंगी और इनमें से यहाँ पर 11 निकल रही होंगी, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन कहता है, सुन सी सत्य असीस हमारी, पूजे ही मनोकामना तुम्हारी। कितना बढ़िया वाक्य लिखा गया है यहाँ पर। प्रस्तुत पंक्ति में छंद कौन सा है, बताओ। प्रस्तुत पंक्ति में छंद कौन सा है? बरवय छंद है, सोरठा है, दोहा है या चौपाई है, बताओ क्या हो जाएगा। तो भैया इसमें साफ साफ लिखा नहीं है, चौपाई है। किसकी? रामायण से ली गई है। कहाँ से ली गई है? रामायण से ली गई है, ठीक है। हाँ, ये रामायण से ली गई है। और किसने लिखा इसको? तुलसीदास ने लिखा। किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा है। और तुलसीदास की 2-4 रचनाएं और बता दो तुम कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, बताओ कहाँ से हुआ? हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ है, या लौकिक संस्कृत से हुआ है, या पाली संस्कृत से हुआ है, या वैदिक संस्कृत से हुआ? बताओ हिंदी का, हिंदी भाषा का जो जन्म हुआ है ना, वो आपका अपभ्रंश से हुआ। कहाँ से हुआ है? अपभ्रंश से हुआ, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होता है? सेवा सदन किसका उपन्यास है? और आज का ये लास्ट सेकंड क्वेश्चन है। कौन सा? लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, बताओ करेक्ट जवाब। सेवा सदन किसका उपन्यास है? राजेंद्र प्रसाद का, सॉरी राजेंद्र यादव का है? नहीं। प्रेमचंद्र का है? नहीं। प्रसाद का है? नहीं। रांगे राघव का? बिल्कुल नहीं यार, ऐसे कैसे हो जाएगा। सॉरी, आज लास्ट लास्ट थर्ड क्वेश्चन है, आज का लास्ट थर्ड क्वेश्चन है ये। हाँ, तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा, सेवा सदन ये किसकी है उपन्यास? प्रेमचंद्र जी का है, बिल्कुल करेक्ट जवाब, ठीक है। बहुत बार पूछा गया है और इस बार फिर पूछा जाएगा, बिल्कुल मैं लिख के दे रहा हूँ। कितनी बार स्टार लगा दे इसमें, बताओ। निश्चित पूछा जाएगा, स्टाम्प पेपर बता दे रहा हूँ, चलो। तो इस और प्रसाद जी का जो उपन्यास होगा क्या हो जाएगा? इन्होंने 3 उपन्यास लिखा है। कौन कौन से लिखा है? इन्होंने लिखा है, एक पहली बात कंकाल लिखा है इन्होंने। क्या लिखा है? कंकाल, यहाँ पर ला होगा, ठीक है, कंकाल लिखा। दूसरी क्या लिखा है इन्होंने? इन्होंने तितली लिखा है, तितली, ठीक है, इन्होंने तितली लिखा है। और तीसरा इनका क्या है? इरावती। और इरावती बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस बात पर? इरावती जब ये लिख रहे थे तब इनका निधन हो गया था। तब इनका क्या हो गया था? निधन हो गया था। बहुत महान व्यक्ति का निधन हुआ था, यानी प्रसाद जी का। तो इनकी जो हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा? ये अधूरा रह गया था। ये आपका अधूरा रह गया था उपन्यास इरावती। तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इनकी कंकाल, तितली बहुत पूछी जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सब। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ। झूठा सच, आज का ये है लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। झूठा सच किसका उपन्यास है? बहुत पूछा गया है भैया, इसको भी लिखा ले रहा हूँ। हो सकता है 3 दिन पेपर होने, 3 दिन में 6 शिफ्ट होने वाली है। 6 शिफ्ट में हो सकता है किसी में पूछ ले, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें जो हो जाएगा आपका, किसका है झूठा सच? यशपाल जी का है। किसका है? यशपाल जी का। झूठा सच, सच जो है वो यशपाल जी का उपन्यास है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलता हूँ, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो लास्ट क्वेश्चन में आप लोग जान ही रहे हो इसका जवाब कहाँ दिया जाता है? हमेशा HW में और कमेंट बॉक्स में दिया जाता है, ठीक है। हाँ, हमेशा इसका जवाब कहाँ दिया जाता है? कमेंट बॉक्स में। पढ़ के बताए दे रहा हूँ। अनाम दास का पोथा किसका उपन्यास है? उपेंद्र नाथ अश्क का, मोहन राकेश का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या देवराज का? तो बताओ, इसमें से आप लोग बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और अगर कमेंट बॉक्स में नहीं बताओगे तो अगले दिन इसको ऐड कर लाऊंगा मैं, उसमें बता दूंगा आप सबको, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि सेशन कैसा लगा। हाँ, सेशन के बारे में आप लोग जरूर बता दीजिएगा, क्योंकि इससे हमको भी मोटिवेशन मिलता है। खराब बताओगे तो और अच्छा लाएंगे, क्योंकि अब और अच्छा लाने का क्या ही करेंगे, क्योंकि इनमें से सभी इंपॉर्टेंट ही तो मैं लेकर आया हूँ। इससे आगे क्या पूछेगा, इससे हटकर क्या पूछेगा। और एक एक ऑप्शन का मैं बढ़िया अच्छे से विस्तार भी कर रहा हूँ। तो मजा आ रहा होगा प्रैक्टिस सेशन में। तो बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस सेशन होने वाला। कल फिर अगली क्लास आ जाएगी तड़ाक से, तब फिर आप लोग धड़ाक से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ भैया, एक चीज ना भूलिएगा, वो है आप लोग सब्सक्राइब। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक सब्सक्राइब से बहुत कुछ हो जाता है। आपके आपके एक सब्सक्राइब से हमारा बहुत कुछ हो सकता है, और हमारा बहुत कुछ होने से आपका बहुत कुछ होना है, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले के सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ाई करिए, माँ सरस्वती आपकी मेहनत जरूर सफल करेंगी, ठीक है। हाँ, धन्यवाद, जय।